So, hello Hello, Ayushi and welcome to our podcast thank you. सोच से मंजिल तक। तो अभी तक हम बहुत सारे पॉडकास्ट ले चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो कि पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, एंड दिस टाइम वी हैव एन एक्स स्टूडेंट विद अस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड टुडे हम लोग बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारा टारगेट कॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पे कम है और इंडस्ट्री पे ज़्यादा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप ऑलरेडी बाहर इंडस्ट्री में यहाँ से पास आउट होने के बाद काम स्टार्ट कर चुके हैं एंड सून यू आर लॉन्चिंग योर ओन ब्रांड। सो वी हैव लॉट टू कैच अप। हम लोग आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, हम जो पढ़ाई बच्चे कॉलेज में आजकल कर रहे हैं, फैशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल स्टार्ट कि क्या चल रहा है लाइफ में। Life में I'm working on my brand only. So main focus is on that. Me, my brand and nothing else. So यही basically motive होना चाहिए लाइफ के अंदर कि आप एक बार खुद को एक्सप्लोर करें, खुद से अपना जो भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्लोर करके और वर्क करें। और फैशन फील्ड में आने के बाद तो इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कि यू विल बी अमेज्ड। यू कैन learn so many things and so deeply, and you can be as creative as you want, and like no one will stop you. There is no foundations in it. So yes. ग्रेट। सो मुझे अब ये बताओ कि जब कोई फैशन इंडस्ट्री में एज अ बिगिनर काम स्टार्ट करता है, जब आपने फैशन इंडस्ट्री में आप पास आउट हुए फिर आपने ज्वाइन करा, Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या लाइनअप फॉलो करना पड़ता है आफ्टर ग्रेजुएशन आपको अच्छी जॉब लेने के लिए, या फिर आपकी खुद की ब्रांड स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस लेने ज़रूरी होते हैं? Okay. So first of all, after college आपको internships करनी बहुत ज़रूरी है। छोटा बुटीक है, बड़ा बुटीक है, they are paying you, they are not paying you, that doesn't matter. You have to get in the market. आपको पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लाइक छोटे से छोटे बुटीक्स के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें सीख लें। सबसे पहले आप इंटर्नशिप से एक्सपोजर्स लीजिए, आप बुटीक्स के पास जाइए। आज दिन भले अगर एक छोटा सा टेलर भी है ना, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यू कैन गो एंड लर्न स्टिचिंग, बेसिक्स के आउटफिट्स कैसे वो फॉर्म करते हैं, हाउ दे आर मेकिंग द आउटफिट्स, हाउ दे आर चूजिंग द आउटफिट्स। कि एक टेलर को भी इतना बेसिक नॉलेज होता है कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, आप क्या पहन सकते हैं, आप कैसे सिलाउट्स कैरी कर सकते हैं। सो आप टेलर से लेके एक बड़े डिज़ाइनर तक सब कुछ सीख सकते हैं। बड़े डिज़ाइनर को भी टेलर की ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने इंटर्नशिप्स करी है, ज़्यादा जगह नहीं ली एक्सपीरियंस, बट जहाँ जहाँ मैंने लिया है एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन हुआ है। तो सबसे पहले एक ट्विन सिस्टर्स हैं, आलिका कुत्तौर उनका बुटीक है। सो वहाँ पर मैंने कुछ टाइम के लिए ही उनके साथ मैंने एक्सप्लोर किया है फैशन के अंदर कि वो क्या बना रहे हैं, हाउ दे आर एनालाइजिंग द मार्केट। मैंने वहाँ पे बेसिक डिज़ाइनिंग सीखा है, लाइक खुद का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट करना, हाउ टू मेक अ मूड बोर्ड। लाइक आप अपने मूड के हिसाब से कैसे आप अपने आउटफिट से सिलाउट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट दैट। बेसिक मैंने वहाँ से सीखा। एंड देन आई डिड इंटर्नशिप विद शाह राठौर सर एट परिधान। सो वहाँ पर मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप करी, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, like how to manage a store, how to deal with clients, and how to manage teamwork. Like I was the senior there, like I had my HR with me, but I was the senior. So वहाँ पे सीखते सीखते भी एक वो एक्सपीरियंस हो गया था कि you have to manage a team, वहाँ पे आपको कैसे करना है। So वहाँ पे I had experience in dealing with the clients, dealing with foreign clients, ऑनलाइन क्लाइंट्स। लाइक वहाँ पर ऐसा है कि ऑनलाइन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। सो आपको एक एक पर्सन की क्वेरीज कैसे सॉल्व करनी है, लाइक
व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक क्लाइंट का ऑर्डर देके एंड आपको उनका भी टेस्ट जानना है, आपको अपना भी टेस्ट बताना है कि कैसे वो कोलैब करना है। तो मैंने वहाँ पे क्लाइंट्स एक्सप्लोर करे हैं जो इन स्टोर क्लाइंट्स आते हैं, तो वो यूजुअली ब्लैंक ही आते थे। तो मैंने वहाँ से मेरी एचआर से मेरे साथ में और भी लोग काम कर रहे थे, तो हम सब ने मिलके एक्सप्लोर किया है कि लाइक लोग आते हैं बिल्कुल ब्लैंक एंड आपको उनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है। सो आपको इनिशियल बेसिस पे एक एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो छोटे से छोटा सवाल पूछ सकते हैं कि मुझ पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, आप मुझे वो बताइए। तो आपको बिल्कुल ऐसा उसका कलर पर्सनैलिटी एंड आपको बस एक मोमेंट मिलता है आपको उसको जज करने के लिए और उसको बताने के लिए। तो मैंने ये सब सीखा। स्टोर के छोटे छोटे जो भी लाइक मैनेजिंग द पार्सल्स, लाइक हम लोग ग्लोबली डिलीवर करते हैं, बट स्टिल जो अपना इन राजस्थान डिलीवरी हो रहा है उसमें कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरे जो पार्सल्स हैं किसी क्लाइंट के पास पहुँचे नहीं पहुँचे, वो पूरा कोऑर्डिनेशन मुझे अपना देखना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस देयर। तो बहुत ही लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस था। मुझे प्रॉपर मार्केट में कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं बहुत सीखने को मिला। सो आयुषी, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिस्ट डाउन करी हुई हैं जो मुझे सवाल है, क्योंकि मैं खुद फैशन इंडस्ट्री से तो बिलोंग करता नहीं, बट मैंने अभी बहुत सारे फैशन पॉडकास्ट लिए हैं और मुझे अब पता चलने लगा है कि फैशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड जब तक आप इसके अंदर कूदते नहीं हो ना तब तक आप इसकी डेप्थ को समझते नहीं हो। लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत लिमिटेड स्कोप होगा, है ना, बहुत ज़्यादा काम करने को नहीं होता और जो टॉप पे लोग पहुंच जाते हैं से वही लोग बड़े बनते हैं। पर अभी जैसे जो रिसेंट मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बच्चों के साथ बात करने के बाद एंड देन टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स लाइक यू, मुझे पता चला है कि देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे आप अलग अलग एज अ फैशन डिजाइनर आप अलग अलग रोल्स भी निभा सकते हो। कुछ चीज़ें तो आपने ही बताई, जैसे कि आप स्टोर भी मैनेज करते हो, लॉजिस्टिक्स भी आप देख सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांड और अपना जैसे आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, बुटीक पे काम कर सकते हैं। अब मुझे स्पेशली एक टर्म के बारे में जो कि मुझे बहुत स्ट्राइक करी है वो ये जानना है कि फैशन कंसल्टेंट जो है, जैसे विशाल राठौर सर के बारे में आपने बताया एंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इंस्टाग्राम पे मैं भी उनको फॉलो करता हूँ एंड रोज उनके वीडियोस देख के यही लगता है कि यार आज थोड़ा और कुछ बेटर कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि जो रेगुलर जनता है, जो रोजमर्रा के लोग हैं, वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी स्टाइलिंग के ऊपर बिल्कुल भी, राइट। उसके दो तीन रीजन है मुझे लगता है कि एक तो लोग इतना ज्यादा फैशन को मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रीट करते हैं रादर देन कि भाई आप सामने वाले को क्या परसीव कराना चाहते हो या परसीव कर रहा है आपको। पर रिसेंटली आई फेल्ट दैट फैशन कंसल्टेंट्स शायद ये मदद करते हैं लोगों को समझाने में कि आप क्या बॉडी टाइप के हिसाब से अच्छे कपड़े पहन सकते हो। जब आप वो टाइप का आउटफिट पहन रहे हो तो आपका एक कंफर्ट लेवल प्लस सामने जो बंदा आपको देख रहा है उसका आपके प्रति परसेप्शन, दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मुझे फैशन कंसल्टेंट के बारे में डिटेल में बताओ कि फैशन कंसल्टेंट का रोल क्या होता है। ओके, सो फैशन कंसल्टेंट का रोल ये होता है कि सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल फील करना है एंड एक रॉयल्टी फील करना है कि लाइक यस आई एम लुकिंग गुड व्हाट आई एम वेयरिंग, लाइक जो भी मैंने पहना है मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल भी हूँ और मैं बहुत अच्छा भी लग रहा हूँ। सो उसको उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। एंड एज वी स्पोक अबाउट विशाल राठौर सर, सो वो भी लाइक क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि लाइक व्हाट टू वेयर, हाउ टू वेयर, व्हाट कलर्स टू वेयर, like according to your body type how you can carry something and आप उसके measurements भी कैसे दे सकते हैं जिसमें आप भी comfortable रहेंगे and आपका outfit का whole look भी बहुत sophisticated आएगा। So basically हम लोगों को as a fashion consultant ये करना होता है कि like the moment client enters the store we have to study them from top to bottom, what they are wearing right now, what accessories they are carrying and how they are carrying it। सो हम उसको एनालाइज करते हैं एंड देन व्हेन दे कम, सो लाइक आपने मुझे बोला कि कॉकटेल पार्टी का आउटफिट्स आई वांट, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने प्रेफरेंस बताएंगे कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं, ये कलर्स हमको चाहिए, ये प्रिंट्स, ये वर्क, ये सब हमको चाहिए। तो हम उन्हीं चीज़ों में से पिक करके आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव हम देंगे कि जिसके अंदर आपकी भी चॉइस आ रही है और हमारा भी डिज़ाइन आ रहा है।
सो हम आपको फैब्रिक से कंफर्टेबल फील करवाना भी चाहेंगे और उसी फैब्रिक के साथ आपको स्टाइलिश भी दिखाएंगे। हम उनको सबसे पहले फैब्रिक्स एक्सप्लोर कराते हैं कि यू कैन कम, यू कैन फील द फैब्रिक कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वी टेक द कलर टेस्ट कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है कलर या नहीं कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको ये कलर कंफर्टेबल लग रहा है बट वो नॉट कंफर्टेबल, तो यू कैन ऑल्सो एनालाइज दैट कि आप खुद को एक बार देख लीजिए। हमारे पास जो भी ट्रायल आउटफिट्स रहते हैं हम उनको ट्राई करवा के दिखाते हैं कि सो यू आर लुकिंग टू डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर और आप जैकेट में अच्छे लग रहे हैं, आप अपने आप अपना एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पर। सो उनका कंफर्ट देखकर हम उनको फिर उनकी बॉडी टाइप, जैसे इफ़ यू आर अ लिटिल चबी, सो हम उनको उस अकॉर्डिंग ही प्रिंट्स एंड डिज़ाइंस बताते हैं कि जिसमें उनको चबीनेस भी ना दिखे ज़्यादा एंड उनका आउटफिट्स पूरा एक स्टाइलिश लुक भी दे। ठीक है, सो एनालाइज उनकी एसेसरीज तक हम लोगों को पूरा डिसाइड करना होता है कि हम उनको शूज़ क्या दे रहे हैं, उनको ब्रोच, उनको कुछ भी चाहिए एक्स्ट्रा एसेसरीज उसके अंदर वो कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। सो इन द एंड आपका उनकी चॉइस का आपकी चॉइस का मिला के आपको एक आउटफिट उनको बना के देना होता है जिसके अंदर पूरा एक यू नो एसेसराइज शूज़ इन सब कुछ इंक्लूड हो उसके अंदर। तो यही फैशन कंसल्टेंट का काम होता है कि सामने वाला क्लाइंट आपके आउटफिट्स को लेके कंफर्टेबल हो और खुश हो और स्टाइलिश लगे। तो ये जनरली किस टाइप के क्लाइंट्स जाते हैं ऐसे स्टोर्स पे, या व्हाट इज योर क्लाइंटेल? मतलब लोग जनरली वेडिंग्स के टाइम पे ही आउटफिट्स लेते हैं या रेगुलरली भी पीपल कम टू योर स्टोर एंड दे वांट कि भाई हमारी स्टाइलिंग करो, हमें फैशन कंसल्टेंट की जरूरत है? क्योंकि इट इज पॉसिबल, क्योंकि आजकल जैसे जैसे सोशलाइज ज़्यादा कर रहे हैं लोग, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, सो एवरीवन वांट्स टू लुक एंड फील गुड, राइट? दे वांट देयर फिजिकल प्रेजेंस to be at top level, and it has become necessary also. आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपको कितने अच्छे से परसीव कर रहे हैं या आप कितने अच्छे दिख रहे हो। आप भले ही काम में बहुत अच्छे होंगे, आप बोलने करने में बहुत अच्छे होंगे, पर अगर आपने आउटफिट सही नहीं पहना हुआ है तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड ये मुझे लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि आपका मुंह खोलने से पहले आपके कपड़े देखते रहो। एग्जैक्टली, तो वही मैंने आपको बोला ना कि व्हेन द कस्टमर एंटर इन द स्टोर्स, हमारा पहला लुक ही यही होता है कि हाउ दे आर वेयरिंग एन आउटफिट, हाउ दे आर कैरिंग इट। तो जब तक हम उनको एनालाइज नहीं करेंगे हम उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ पाएंगे। और हमारे पास जैसे क्लाइंट्स आते थे कि जैसे बिजनेसमैन आते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ प्रोफेशनल मीटिंग्स होती है एंड दे मोस्टली वेयर दोज आउटफिट्स ओनली, एंड कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, सेमी फॉर्मल चाहिए, लाइक बुश कोट्स, जो विशाल सर का जो डिज़ाइंस है बुश कोट्स एंड ये सब, तो वो बिजनेसमैन जो होते हैं जो कंफर्टेबल वेयर करना चाहते हैं वो भी कैरी करते हैं, बिकॉज एक वो लुक ऐसा है कि वो आपको फॉर्मल गैदरिंग में भी आप कैरी कर सकते हैं, कैजुअल गैदरिंग में भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। प्लस फैब्रिक्स लाइक कॉटन, लिनन ब्लेंड्स, और ये सारे फैब्रिक्स ऐसे होते हैं कि मोस्टली क्लाइंट्स कैरी करते हैं कि कंफर्ट के हिसाब से हमको ये चाहिए। तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास ये भी आते हैं कि सर मुझे तो बस डे टू डे लाइफस्टाइल के अंदर मैं बस छोटे मोटे एरेंड्स रन करता हूँ, फिर मेरा मीटिंग वगैरह कुछ होता है, सो मैं लाइक डायरेक्ट वहाँ से अगर जा रहा हूँ या कुछ ऐसे किसी से मिलना है प्रोफेशनली, तो मुझे ऐसा ही कुछ लुक चाहिए कि मैं बिल्कुल सिंपल भी लगूँ, ऐसा भी नहीं लगे कि मैं बहुत ज़्यादा रेडी हो रही हूँ। तो हम उनको जैकेट्स ऑफर करते हैं, हम उनको बुश कोट्स हैं, हंटिंग शर्ट्स हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, बेसिक्स रहते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि तड़क भड़क है, तो वो रेगुलर लाइफ में आप पहन सकते हो। ऐसा आउटफिट्स भी हम सजेस्ट करते हैं, फॉर्मल शर्ट्स, इटालियन पैंट्स, ये भी आप कैरी कर सकते हो, चिनोज, ये सारी चीज़ें हम उनको ऑफर करते हैं कि आप डे टू डे लाइफ में आपको अगर स्टाइलिश भी लगना है तो आप ये पहनिए, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ही लाइक पजामा टी शर्ट में घूम रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सो क्लाइंटाइल बहुत कंफर्टेबल कपड़ों के लिए ही आते हैं कि हम डे टू डे एरेंज भी रन करते हैं, हम मीटिंग भी अटेंड करते हैं। सो ये है आपका चिनोज एंड यू कैन वेयर अ फॉर्मल इनफॉर्मल शर्ट विद इट, लाइक लिनन का कुछ भी हमने पहन लिया, बहुत आपका आउटफिट पूरा टुगेदर है। नाउ यू कैन गो विद द फ्लो, आपका कैसा दिन जा रहा है आप उसमें निकाल सकते हैं। ग्रेट। सो जो मुझे समझ में आया, फैशन कंसल्टेंट आपको उन कपड़ों को कैसे कैरी करना है वो भी समझाएंगे,
आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से उसको कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं, कैसे फिटिंग्स करनी है, वो फिटिंग्स भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड डेफिनेटली दे एजुकेट यू मोर अबाउट द फैशन फील्ड, क्योंकि आप फैशन आई थिंक इज बिकमिंग पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ नाउ। इट हैज बीन ऑलरेडी, बट पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर वेडिंग या किसी इवेंट के अंदर ही स्टाइलिश दिखना चाहते थे। Like right now तो people are so obsessed कि हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, even we are going to write down the like apartment or something ना, so we have to look good because people judges कि आप कैसे outfits पहन के आ रहे हो, whether हम notice करें या ना करें people judge करते हैं। तो हम आजकल comfortable joggers, t-shirts और ये भी ऐसे ही कैरी करते हैं और उसमें भी कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे कैरी करते हैं कि उनको ये भी ना लगे कि ये बिल्कुल ही तैयार होके आया है और ये बिल्कुल ही कंफर्ट से बाहर निकल गया है। सबको यही चाहिए कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम बिल्कुल अप टू डेट लगे, बिल्कुल हमारा लुक परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एंड आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो मुझे ये जानना है कि ये कॉन्फिडेंस पहले से था, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ? अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताओ कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। मेरा कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली इट कम्स फ्रॉम लाइक एवरीवेयर इन माय फैमिली। बेसिकली मेरे पापा बहुत ही कॉन्फिडेंस पर्सन है। लाइक ही वाज इंजीनियर इन नगर निगम एंड राइट नाउ ही इज रिटायर्ड। लाइक अभी 30 मई को ही वो रिटायर हुआ है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो आज उदयपुर के नगर निगम में उन्होंने दिखाया है या पब्लिक में जो दिखाया है या वो मीटिंग्स में दिखाते हैं लोगों के सामने, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक बैकग्राउंड। तो उनका जो स्पीकिंग लेवल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है कि वो एक कमिश्नर के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल एक सिंपल मैनर में, किसी को लगे भी ना कि मैं बिल्कुल ओवर हो रहा हूँ या बिल्कुल। सो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा आता है कि लोगों के अंदर कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। नो मैटर आप हिंदी बोल रहे हो, नो मैटर आप इंग्लिश बोल रहे हो। पापा हमेशा हिंदी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल है। इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं, बट कंफर्टेबल उनको हिंदी लगती है तो वो खुद को पूरा हिंदी में प्रेजेंट करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मेरी मम्मा से। तो मम्मा थोड़ी सी शाय है पब्लिक के अंदर, बट उनका एक पॉइंट है कि वो कभी घबराए नहीं किसी चीज़ से। जो घबराना ना है ना, वो उनके अंदर से इनहेरिट होता है मेरा। देन माई ब्रदर वॉज अ इंट्रोवर्ट और वो इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो उसी क्रिएटिविटी बोलती थी हर बार। वो मेरे को हेल्प करता था हर चीज़ के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर। राइट नाउ लाइक उन्होंने मास्टर्स किया है एनिमेशन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। तो वो इतना इंट्रोवर्ट पर्सन एक अलग से एक अलग कंट्री में जाके वो करके आया है, बेसिक अपना जो टैलेंट है उसको निकाल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, आप भले इंट्रोवर्ट भी हो ना तो आपका जो काम है ना वो बोलता है। आपका काम ज़्यादा बताता है कि आप ये पर्सन हो। सो वहाँ से भी है। प्लस लाइक मैं स्कूल्स के अंदर बहुत एक्टिव थी। हर परफॉर्मेंस में डांस हो गया या कुछ भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स, तो आई वॉज द फर्स्ट इन द लाइन। मुझे तो ये करना है, भले कैसा भी हो, डांस है या कहीं पे है। एंड लिटरली आई वॉज लाइक ऑलवेज ऑन द सेंटर ऑफ द स्टेज और लाइक ऑन द फ्रंट। इतना मुझे इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, स्कूल से बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ कॉन्फिडेंस। फिर कॉलेज के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली कि आप लंदन फैशन वीक में आपको प्रेजेंट करना है या फिर रिलायंस डिजिटल में आपको प्रेजेंट करनी है आपके डिज़ाइन। तो आप वहाँ पे भी अपने डिज़ाइन आप एक्सप्लोर करो या ऐसे, तो थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल से आता है या ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। तो मेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन, फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन, तो उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपना आ ही जाता है। बहुत बढ़िया। आपने पूरा कॉन्फिडेंस का बैकग्राउंड बता दिया कि एक इंसान को कॉन्फिडेंस अगर डेवलप करना है तो वो खुद के अंदर से नहीं आता है, वो आपकी सराउंडिंग से आता है। आपकी सराउंडिंग से आता है, एग्जैक्टली हाउ द सराउंडिंग इज ट्रीटिंग यू। लाइक अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना फ्रीडम ना दे कि बेटा आप यहाँ जाके नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं बोल सकते। लाइक माय पेरेंट्स गिव मी होल फ्रीडम कि बेटा तू जा, तू भले गिर, हम तेरे को 10 बार उठाएंगे बट तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुझे जो करना है वो कर, जैसे करना है वो कर। भले उनका फैशन फील्ड नहीं है फिर भी वो मुझे समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये कुछ तो बोल रही है, इसकी बात में कुछ तो है। मेरे पापा रोज जैसे मुझे पूछते हैं कि क्या अपडेट है तेरा, तू क्या सोच रही है, क्या करना है तुझे, और तू कर।
तो पैसों की टेंशन मत कर, तो किसी चीज़ की टेंशन मत कर, तेरे को जितनी सप्लाईज चाहिए तू लेकर आ, तू चीज़ें खराब भी कर पर गिव अप मत कर। उन्होंने मेरा मेल्टडाउन देखा है, उन्होंने मुझे गिव अप करते हुए चीज़ों को देखा है, उन्होंने मेरे हर फेज को देखने के बाद भी उस आज स्टेज पे मुझे लेकर आया है कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन ब्रांड एंड आई एम वेयरिंग माय ओन ब्रांड राइट नाउ। सो लाइक ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स, आपके कजिन्स, आपकी फैमिली बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, फ्रेंड्स भी रखते हैं, बट फैमिली से जो इनहेरिट आता है ना, दैट इज़ द बेस्ट। आप वहीं से सीख सकते हो। फ्रेंड्स तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, माँ बाप तो बचपन से सिखा रहे हैं आपको। एंड टेल मी मोर अबाउट योर ब्रांड। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने अपना खुद का ब्रांड बना हुआ है, एंड आई कैन सी समथिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, वो एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी देखिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि आपने क्या बना हुआ है, बट जस्ट एक्सप्लेन मी। सो बेसिकली इट्स अ वेस्ट, जो कि पहले तो ये होता था कि आप 3 पीस सूट के अंदर कैरी कर रहे हैं, और गर्ल्स के अंदर ये आउटफिट थोड़ा बाद में लॉन्च हुआ था कि हाँ गर्ल्स भी वेस्ट कैरी कर सकती हैं या जो भी है। सो इट्स नॉर्मल कैजुअल वेस्ट। मैं अब इसको जैसे आज यहाँ पॉडकास्ट पे पहन के आई हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ अ सेमी फॉर्मल इवेंट। आई कैन वेयर इट इन फॉर्मल इवेंट ऑल्सो बिकॉज द कलर्स आर बेसिक, द प्रिंट्स आर बेसिक। जो वर्ली मैं बोल रही थी, तो वो एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो वर्ली ही एक्सप्लोर हो रहा है कि उसका मोटिव है, एक वुमेन है वो गार्डनिंग कर रही है या जो भी कर रही है, सो वर्ली डिपिक्ट्स अ स्टोरी। सो वो स्टोरी क्या है, बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं कि बच्चों को एक्चुअली शेप्स पसंद आते हैं इनिशियल बेसिस पे, उनको कलर्स पसंद आते हैं कि लाइक तो ये शेप है, इसमें ये कलर्स है, तो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। और वर्ली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप एक लाइफ जर्नी आपके डिस्क्राइब कर सकते हो और उसको बहुत क्रिएटिव वे में कलरफुल वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट रहा है कि आई एम अ वेरी टॉमबॉय काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। I have literally like you know tomboy kind of outfits in my wardrobe, पर फिर ऐसा लगता है कि यार गर्ली गर्ल भी बन सकते हैं, तो आज मैंने खुद को गर्ली गर्ल करके थोड़ा सा स्टाइलिश करके कैरी कर लिया, तो दोनों का मिक्सअप हो गया कि मेरी पर्सनालिटीज दोनों तरफ से आ रही है उसके अंदर। एंड देन गर्ली ऐसा है कि वुमेन्स को भी एक अच्छा देता है कि लाइक वुमेन्स भी कितना अपनी लाइफ में वर्क करती हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल उसके अंदर दिखाइए, दे विल बी वेरी हैप्पी कि वुमेन इतने सारे काम भी करती हैं लाइफ के अंदर और अपन वो चीज़ें कभी नोटिस भी नहीं करते, वो चीज़ें भी होती है। सिलाउट्स मेरे बहुत सिंपल रहेंगे कि जिसके अंदर आप बहुत कंफर्टेबल रहें, आप को कोई भी ऐसा नहीं हैवी चीज़ कैरी करना है, बहुत मिनिमलिस्ट, जो कि लोग बहुत हैवी चीज़ें बनाते हैं, तो मेरा मोटिव है कि मिनिमलिस्ट चीज़ करके कुछ डिफरेंट दिखाता हूं। आपका डिजाइन मुझे बहुत अच्छे और बहुत मिनिमलिस्ट लग रहे हैं, मिनिमलिस्ट एक्चुअली, एंड दिस इज समथिंग आई कैन वेयर एवरी डे। आई थिंक जो आपकी मुझे जो ब्रांड का नाम लग रहा है, सो ब्रांड का नाम आपने बताया, जो मुझे आपने बताया था वो था वर्ली मोटिव्स, वर्ली वीव्स, वर्ली वीव्स। yes, ओके, so it carries both the embroidery aspects and everything and hand paint also. I do hand painting also, so my one product is cushion covers, so I'm making different kind of cushion covers also, उसमें मैं traditional motifs use करके और कलर्स के साथ प्ले करके आई एम डूइंग दैट आल्सो। ग्रेट। सो वर्ली वीव्स में जो मुझे टर्म समझनी है, मुझे वर्ली आर्ट या वर्ली मोटिव्स का बैकग्राउंड बताइए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड क्या इसका बैकग्राउंड है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इस स्पेसिफिक के अंदर। वर्ली वीव्स स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की एक वर्ली ट्राइब है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से वो आता है ट्राइब से, लिटरली वो लोग चीज़ें इस प्लेटफॉर्म तक आ नहीं सकते और ना उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने आर्ट फॉर्म को या फिर किसी चीज़ को घर में लाएं या फिर सजाएं या कुछ करें। तो बेसिकली वो जो रस्टी कलर्स होते हैं जो इंक के और उससे बनते हैं या फिर राइस को पेस्ट बना के वाइट कलर बनाते हैं, दो ही ट्रेडिशनल कलर्स हैं, टेराकोटा एंड वाइट कलर, इसी के कॉम्बिनेशन में वो अपना काम करते हैं। तो राइस पेस्ट जो होता है वो उससे सारे मोटिव्स बनाते हैं, सारे प्रिंट्स बनाते हैं, और एक वॉल हो गई या फिर उनके चौक पे रंगोली बना दी तो उसके अंदर भी ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स और वो यूज़ होते हैं। वर्ली के अंदर भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही हैं, सर्कल एंड 2 ट्रायंगल्स, बस लाइंस एंड ट्रायंगल्स ही यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर। तो वो अपना जो ट्राइब है अपनी लाइफस्टाइल उसके अंदर शो करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, फार्मर गार्डनिंग कर रहा है,
एक लेडी है जो कुएं में से पानी निकाल रही है और अपने बच्चे को नहला रही है कोई साइड में, जो बेसिक रूटीन गांव में चलता है। कोई खेती कर रहा है, कोई जो मतलब वहाँ पे जितने भी जानवर है या फिर हेन्स है या जो भी उनको फीड करा रहा है, कोई वॉक करा रहा है, कोई उनकी जो बैलगाड़ी है वो सारी, तो वो पूरी चीज़ें उसमें दिखाती हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो वो वॉल्स के ऊपर पूरी इससे सजावट करके, इसी से पेंट करके आपके घर को सुंदर बनाता है। So this is worldly. Great. And you have used that particular worldly art in your designs? In my designs. Like कहीं ना कहीं वर्ली का मोटिव या उसके अंदर जो भी वो सर्कल्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं या जो उसके ट्रायंगल शेप्स हैं, उससे क्रिएट करके जो भी चीज़ें हो रही है वो उसके अंदर हाईलाइट है। जो उसका बेसिक कलर है कहीं ना कहीं मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगी, बट राइट नाउ द मार्केट इज सो लाइक कलरफुल एंड पीपल वांट्स देयर ओन शेड्स ऑफ पैलेट, लाइक खुद का कलर पैलेट चाहिए होता है। तो आई एम वेरी ओपन टू दैट ऑल्सो कि मैं आपकी कलर पैलेट को भी एक्सप्लोर करूँगी, बट वो मेरे डिज़ाइन के अंदर ही रहेगा। कहीं ना कहीं वर्ली का एक छोटा सा पॉइंट तो उसमें आएगा, ताकि वो दिखे कि हाँ कुछ तो उसमें वर्ली का मोटिव है। तो मुझे बताइए कि जब आप ये अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो ये जो जितने भी आउटफिट्स रहेंगे ये कैसे अवेलेबल रहेंगे आपके कस्टमर्स को? मतलब आप सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही ट्रीट कर रहे हैं या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे? आई विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, डेवलपिंग माय ओन वेबसाइट। सो वेबसाइट के थ्रू अभी ऑर्डर्स लेंगे हम लोग। बुटीक राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट because right now I'm like exploring things and making my own collection. So initial basis I'm going with the website only and customizable orders के ऊपर and I make the things. And फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा ना कि like people wants to see the outfits, so I'll make like sample outfits and एक boutique. Then go for physical store. Then go for physical store, like for just for the sample outfits, ताकि आप आके उस चीज़ को खुद देख सकें। बिकॉज हैंड पेंटिंग में ये होता है ना कि लोग चाहते हैं कि हम उसको एक बार फील करके देखें कि हाउ द फैब्रिक इज वर्किंग, कि वो ज़्यादा स्टिफ तो नहीं है। बिकॉज हैंड पेंटिंग में थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है फैब्रिक के ऊपर जहाँ पर आप पेंट करते हैं। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप स्टोर पे आके कर सकते हैं, बट बेसिकली मेरा ये रहेगा कि मैं ऑनलाइन सबके पास अवेलेबल रहूँ, कि कहीं से भी लोग उसको ऑर्डर कर सकें। ग्रेट। एंड इंस्टाग्राम मुझे लगता है एक बहुत अच्छा टूल है आजकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बाइंग हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं या कोई स्टोरी देख रहे हैं। आई थिंक जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग है वो बहुत पावरफुल टूल हो गया है आजकल। बहुत पावरफुल टूल है, बट उससे पावरफुल टूल भी मतलब उसके साथ में ही चलता है माउथ पब्लिसिटी एंड योर कनेक्शंस। जो आपका कनेक्शन है, आपका फैमिली सर्कल है या जो भी है, जो वो लोग हैं ना आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो लोग ज़्यादा आपको दिखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और फैमिली ही सबसे पहला क्लाइंट होता है आपका। आप आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स फैमिली पर ही करते हैं। मैं भी खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट्स मेरी फैमिली पे कर दूँ। लाइक जो फर्स्ट आउटफिट था वो मैंने मेरे भांजों के लिए डिज़ाइन किया था एंड उन्होंने जाके वेडिंग में पहना और उसी से मेरी पब्लिसिटी हुई। लाइक आई हैड टू डू नथिंग, दे वर जस्ट वेयरिंग मी एंड उनको बाद में बताने की जरूरत पड़ी कि ये मेरा डिज़ाइन है। लाइक माय डिज़ाइन स्पोक फॉर इटसेल्फ। डेफिनेटली, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। यस, दैट इज हाउ इट शुड बी। और वो पीपल को सूदिंग लगना चाहिए। लाइक मेरी तो माउथ पब्लिसिटी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मैं बहुत पीपल पर्सन हूँ। आई वांट टू लव टू स्पेंड टाइम विद द पीपल एंड जो नए लोग आ रहे हैं उनसे एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना। तो मेरी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ के अंदर। अब जैसे आपने बताया कि आप तो बहुत आउटगोइंग हुए, आपने बताया कि मैं आई लाइक टू स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, आई लाइक टू गो आउट एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। सो फैशन डिज़ाइन में जब आप कोई, जैसे आपके दिमाग में आया कि भाई मुझे पर्टिकुलर वर्ल्डली वीव्स एज अ ब्रांड खोलनी है, तो मेरे मतलब ये दिमाग में कैसे आता है कि मुझे ये वर्ल्डली आर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा? What kind of research goes behind a fashion designer? क्योंकि मुझे लगता है कि फैशन डिज़ाइन में भी डेफिनेटली कुछ रिसर्च का पार्ट रहता होगा एंड बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, राइट? एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम, इट हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ प्रोसेस जो आपके दिमाग में बहुत साल से चल रहा है, आपका आप उसको सोच रहे हो एंड देन यू पुट दैट डिज़ाइन इनटू अ गारमेंट।
and you construct it, right? Yes. And that is how I perceive it, but I want to know it from you कि क्या प्रोसीजर रहता है, क्या रिसर्च जाती है इन सब गारमेंट्स को बनाने के पीछे? ओके, सो सबसे पहले वर्ली को इंट्रोड्यूस मुझे मेरी टेक्सटाइल टीचर पूनम मैम ने किया था इसी कॉलेज में। उन्होंने हमको बहुत सारी टाइप्स की पेंटिंग्स के बारे में रिसर्च करने के लिए बोला। दैट इंक्लूड्स फर्ड, मधुबनी, कलमकारी, पिछवाई एंड मैनी मोर। सो हमने वहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और फिर उसके बाद में उन्होंने हमें हैंड पेंट से इंट्रोड्यूस करवाया। उर्वशी मैम जिन्होंने हमको एम्ब्रॉयडरी से इंट्रोड्यूस करवाया। इन सब ने जो हमको टुकड़ों टुकड़ों में जो चीज़ें सिखाई है ना, वो एट द एंड आई वाज लाइक कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अब तो मैंने सीख तो ली है, अब मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ। फिर मैं मार्केट में उतरी। मैंने बहुत सारे मेल्टडाउन्स के बाद में, रिसर्च के बाद में कि यार मैंने ये सोचा ये तो ये बना रहा है, मैंने ये सोचा ये तो वो भी बना रहा है, मैंने ये सोचा ये तो वो भी बना रहा है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ। देन आई वेंट डाउन इन माई हिस्ट्री कि मैंने मेरे कॉलेज में क्या किया, कॉलेज से क्या सीखा, या कहीं से तो कुछ तो होगा। फिर मैंने पेंटिंग्स को एक्सप्लोर किया कि जैसे मधुबनी बहुत इंट्रिकेट होती है, फर पेंटिंग भी ट्रेडिशनल पेंटिंग ही है, बट वर्ली पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं हर वे में बता सकती हूँ। उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है बेसिकली। बाकी सारी पेंटिंग्स में बाउंडेशंस हैं, लाइक मधुबनी आप उसके प्रिंट से ही पहचान सकते हो, और उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग इतना पर्टिकुलर है कि मधुबनी में तो यही प्रिंट्स होने चाहिए तब वो अच्छा लगेगा। वर्ली के अंदर लेकिन मैं उसमें कुछ भी प्रिंट्स में, कलर्स में और वर्क में एक्सप्लोर करूँगी तो वो अपने आप ही एक आउटपुट ले आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कि वर्ली किड्स फ्रेंडली भी है, अडल्ट फ्रेंडली भी है, फॉर्मल वेयर भी है, वेडिंग वेयर भी है, कैजुअल वेयर भी है। उसको मैं हैंड पेंटिंग भी कर सकती हूँ, एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हूँ, मशीन वर्क कुछ भी करवा सकती हूँ। सो इट्स वेरी ओपन। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए कि मैं उसमें सब चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो मैंने फिर उसको एक कुशन कवर के ऊपर अप्लाई किया। आई नीड अ सेट कि मैं कुशन कवर पे पहले एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि वर्ली पेंटिंग पे जो मैं सोच रही हूँ कलर्स या फिर मैं जो फिगर्स ले रही हूँ वो कैसे लग रही हैं। देन जो कुशन कवर का आउटपुट आया और मैंने मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और सबसे उसका रिव्यू लिया, सो दे लव्ड इट कि यार ये तो बहुत अच्छा है, कलरफुल, लाइक रूम में एक डिफरेंट चीज़ दिख रही है हमको कि कलर्स भी हैं, शेप्स भी हैं, तो ठीक है हम इसको बहुत प्रेफर कर रहे हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन मेनी ऑर्डर्स। तो ऐसा लोगों को अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है, फिर अब इसी के ऊपर अपन कुछ शुरू करते हैं और इसी के अंदर धीरे धीरे अपन इन्वेंशन देके और लोगों तक पहुँचाएंगे उसको। ये मेरी वर्ली की जर्नी थी। ज़्यादा कुछ मैंने रिसर्च तो करी है कि लाइक फैब्रिक्स क्या क्या मैं यूज़ ले सकती हूँ। सबसे पहले आपको फैब्रिक पे रिसर्च करना पड़ता है कि आपका जो पेंट है, आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो किस फैब्रिक पे अच्छी लगेगी, और वो फैब्रिक हर मौसम में इंसान पहन सकता है या नहीं पहन सकता। मैंने वो रिसर्च करी। देन आई वेंट फॉर कॉटन। जो आप कुशन कवर्स भी ले रहे हो उसमें भी कॉटन बहुत कंफर्टेबल लोगों को लगता है कि हाँ लाइक इफ वी आर वॉशिंग इट तो वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी जो आफ्टर केयर है वो भी बहुत इजी होनी चाहिए। तो मैंने फैब्रिक भी जो मेरा यूज़ मैंने लिए हैं कॉटन से लिए हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फैब्रिक्स में मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं वर्ली को और भी इसमें फैब्रिक्स का यूज़ करूँ। फिर मैंने उसके अंदर कलर्स एक्सप्लोर करे। बेसिक कलर हटा के कॉम्बिनेशंस मैंने लिया। मैंने उसमें प्रिंट्स जो थे उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, लाइक सिर्फ मैं अगर किसी में उसके फ्लावर्स ही ले रही हूँ या कुछ नया क्रिएट करके ले रही हूँ वो लिया। तो इतना ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप खुद करते हैं ना तो आपके एक्चुअली सामने चीज़ें आ जाती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बैठ के रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। आप मार्केट एक्सप्लोर करो, आपको सब पता चल जाता है कि आपका ब्रांड, आपका फैब्रिक, आपका वर्क कहाँ जाएगा, कौन पसंद करेगा। So basically जो मुझे चीज़ समझ में आई वो ये है कि आप it is kind of a process, you keep on exploring. Yes, exactly. एक्सप्लोर करते रहो बस। एक्सप्लोर ही करते रहो। मैं फैब्रिक भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। आई कांट बाउंड टू वन फैब्रिक, नो वन कैन बाउंड टू वन फैब्रिक। अगर मेरा फैब्रिक जॉर्जेट पे अगर पेंट अच्छा लग रहा है तो आई गो विद जॉर्जेट, आई गो विद एनीथिंग जो कि मुझे उसके ऊपर कंफर्टेबल लग रहा है। अगर मुझे वो फैब्रिक पे कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं उसको लाइक चेंज कर सकती हूँ, फ्लक्चुएट कर सकती हूँ। तो ये रिसर्च ऐसा है कि चलता रहता है, इट गोज विद टाइम। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको रोक नहीं सकते।
It is an ongoing process. Ongoing learning है basically. Yes, process, learning, everything is on the flow. Like मैं एक प्रोडक्ट बना के अब मैं वो डिसाइड नहीं कर सकती कि यार मैं यही प्रोडक्ट लूँगी, यही फैब्रिक लूँगी. No, I can't do that. I have to explore the fabrics. I have to explore the work. कहीं बार चीज़ें ख़राब भी होगी, फिर मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं ये चीज़ उस पर काम नहीं कर रही. I can do the different thing. एक जो मेरा ये वेस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं एक था कि मेरे जो एम्ब्रॉयडरी वाले पर्सन है उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था. वर्क को प्लकेट एरिया की जगह करके साइड एरिया में कर दिया था. आई वॉज लाइक अब इस चीज़ का क्या करें, वो तो ख़राब हो गया, साइड में दिखेगा नहीं. तो मैं बस प्ले कर रही थी उसके साथ में एंड आई वेंट कि मैं उसको थोड़ा सा उल्टा ज्वाइन करके या ऐसे कुछ करके उसका वर्क आगे ले आऊँ या कटिंग करके कुछ कर लूँ. तो मैंने उसको रीडिज़ाइन कर दिया. मैं उसको ये रीडिज़ाइन करके ऐसे बना दिया. मेरा कोई इनिशियल बेसिस पे ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है. और जो चाहिए था वो सिर्फ एक बेसिक हाफ जैकेट था जो कि मैंने पापा के लिए ट्राइडेंट के लिए डिज़ाइन किया था. फिर उसके बाद मैंने उसी में से कट आउट करवा के और मेरा डिज़ाइन तैयार कर दिया. अब इसमें मैंने कोई रिसर्च तो करी नहीं कि ऐसा हो सकता है. मैंने बस अपने माइंड के साथ खेला कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या चलना चाहिए. आई वेंट विद माय इंस्टिंक्ट्स, क्या चल जाएगा वो करना. तो रिसर्च तो चलती रही. रिसर्च चलती रहेगी. और मेरे को लगता है फैशन डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपने वर्ड इस्तेमाल करा इंस्टिंक्ट. यस. आई थिंक फैशन डिजाइनर्स का इंस्टिंक्ट डेफिनेटली काफी डिफरेंट होता है. एग्जैक्टली. शायद हम तो परसीव नहीं कर सकते. आपने मुझे बोला कि मैं इसको काट कैसे जोड़ दूंगी तो आई थिंक ये कुछ और बन जाएगा. पर विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस एंड व्हेन यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, आपका दिमाग जब एक आर्ट फॉर्म में चलता रहता है तो बैकहैंड पे सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग प्रोसेस करता रहता है. जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हो उससे आप इंस्पिरेशन देते हो. मैंने उसको सिर्फ फैब्रिक को लिया एंड बस टर्न कर दिया कि मैं उसको ऐसे कट करके इससे मेरा बन जाए. बस मेरा एक इंस्टिंक्ट था कि अब अगर इसका आउटपुट अच्छा नहीं आया तो मैं उसमें काम नहीं करूँगी. अगर आउटपुट अच्छा आया तो आई विल गो विद दैट. एंड आउटपुट बहुत अच्छा आया, आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ. सो उसमें इंस्टिंक्ट ही बेटर रहता है. डिफरेंट होता है, आप पे डाउट आता है, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी करते हैं इन चीज़ों के अंदर. फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार डाउट करना छोड़ो और आप उस चीज़ में आगे बढ़ो. लोग इवेंचुअली उस चीज़ को अडेप्ट करेंगे. 100 में से 2 लोग तो होंगे जो आपके डिज़ाइन को पसंद करेंगे. क्या पता वो 2 ही आपका मार्केट अच्छा कर लें, क्या वो 2 ही आपके अच्छे क्लाइंट बन जाए. फिर आप उन 2 से सीखो, वो आपको वेरिएशन बताएंगे कि मैम आप इसमें ये भी कर सकते हैं. एंड ऑलवेज फ्री टू टेक सजेशंस. आपको कोई भी सजेशन दे रहा है, कोई भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने इसके साथ ये किया, ऑलवेज ओपन टू दैट. अब कभी ये मत लाइए कि नहीं मुझे सब आता है और मैं कर लूँगा, मुझे ये पता है तो यही सही है. डोंट गो फॉर दैट. मैं मेरी खुद की फैमिली में कुछ भी बना के डालती हूँ तो 100 आउटपुट्स आते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं. फिर मैं उसमें से आउटपुट्स में से एक चीज़, जैसे मैंने बोला कि मैंने वर्ली पेंटिंग तो पूनम मैम से सीखी, एम्ब्रॉयडरी उर्वशी मैम से सीखी. एट द एंड मैंने खुद का उन दोनों को ज्वाइन करके और मैंने बना दिया. तो सबकी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करते हैं बहुत. इवन अगर आप कोई बच्चा भी आपका डिज़ाइन बता रहा है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ग्रेट. एंड मुझे आपसे ये भी जानना है कि जब हम इतना फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड यू कैन बी अ वेरी गुड डिज़ाइनर, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट how do you become successful in this industry? Is there some key highlights जो कि किसी फैशन डिज़ाइनर को फॉलो करने चाहिए to expand their brand, to expand their overall presence on the media, on social media platforms? वो की पॉइंट क्या रहता है जो कि एक फैशन डिज़ाइनर को दूसरों से अलग बना देता है या उसको सक्सेसफुल बनाता है? कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो आपके दिमाग में कि हाँ यार ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है अगर मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ या इस फील्ड को बिलोंग करती हूँ तो? सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट विथ योर वर्क. अब आपकी कंसिस्टेंसी या इफ आई से कि आप अपना किसी भी आउटफिट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो इनिशियल बेस है वो तो होना ही चाहिए. देन यू रिसर्च द सराउंडिंग्स कि नया क्या चल रहा है, नया क्या कलर चल रहा है, नए क्या फैब्रिक्स चल रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, टीनेजर्स क्या पसंद कर रहे हैं, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, ओल्ड एज वुमेन्स मेंस क्या पसंद कर रहे हैं.
आपके डिज़ाइन को आप बनाइए, मार्केट रिसर्च करिए, आपको लग रहा है कि हाँ अब मुझे उस मार्केट रिसर्च में से 2-3 चीज़ें लेकर कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप उसको अपने डिज़ाइन में अप्लाई करिए, फिर आप उसको गारमेंट में या किसी में डालिए, ताकि आपको ये भी रहे कि आपका डिज़ाइन भी चेंज ना हो और आप मार्केट के साथ भी चलें। आप प्राइसिंग आपकी ऐसी सेट करें आउटफिट की या डिज़ाइन की कि वो फ्लेक्सिबल हो हर कस्टमर को लेके। इनिशियल बेसिस पर आपकी प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, ताकि लोगों को ईज़ी टू लाइक बाय हो, लाइक ऐसा ना सोचना पड़े कि यार ये तो अभी से इतना महंगा है, आगे जाके कितना महंगा हो जाएगा। अपन भी सोचते हैं कि अगर ये ब्रांड अभी इनिशियल बेसिस पे इतने में दे रहा है तो आगे जाके भी महंगा होगा। आपकी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, आप क्लाइंटाइल का अर्निंग एंड सॉरी स्पेंडिंग पावर आप उसको एनालाइज Analyze कीजिए करो। कि आप आपके मार्केट कितना स्पेंड कर रहे हैं, उस बेसिस पे आप आगे ग्रो करें। ऐसा भी मत लीजिए बिल्कुल कि क्लाइंटाइल अफोर्ड ही ना कर सके, या ऐसा भी कुछ डिज़ाइन ना करें कि आपका क्लाइंट ही ना पहन सके। आपके क्लाइंट को क्या कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आप अगर एक आउटफिट को बना रहे हैं और उसी में चेंजेस दे रहे हैं तो ही बी हैप्पी टू वेयर। आप एकदम से उसके अंदर कुछ तड़कता भड़कता या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड कर देंगे तो वो फिर वो स्विच कर देगा कि नहीं यार मेरे को तो ये कंफर्ट के हिसाब से पसंद था या इसके प्रिंट के हिसाब से पसंद था तो मैं यही ब्रांड लेता था, बट अब तो इन्होंने ये सब चीज़ें कर दिया, इनका साइज़ कंफर्टेबल नहीं है इनका, वो चीज़ मत रखिए। आप सब कुछ एक स्टेबल चीज़ पे रखिए कि क्लाइंट हर तरह से उसको पहन सके, अफोर्ड कर सके। ओके। एंड मुझे ये भी समझना है, जैसे आपने वर्ली गिफ्ट्स के बारे में बताया कि आपकी प्राइसिंग पॉइंट फ्लेक्सिबल रखनी ज़रूरी है। आप एक अपना जो एक स्टोरी है उसी के आसपास आप अपने सारे गारमेंट्स को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप ले बहुत आए, ज़्यादा जो कि आपकी इनिशियल स्टोरी जिसके ऊपर आपने अपनी ब्रांड को बिल्ड करा है वो ही चेंज हो जाए। एग्जैक्टली। बट आई स्टिल वांट टू नो दैट बहुत सारी ऐसी ब्रांड है ना जैसे जो बिल्कुल एलीट रहती हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी प्राइस पॉइंट मासेस को अपील करनी चाहिए। सो आई थिंक आपका जो फिलहाल टारगेट है दैट इज यू आर टारगेटिंग द मासेस, एंड देन देयर आर सम ब्रांड्स जो कि फोकस करती हैं, जैसे कोई भी पहन लो एलीट, जैसे लेकॉस्टे मैंने पहना हुआ है तो लेकॉस्टे भी सीधा 10,000 से कपड़े स्टार्ट करता है। सो रेगुलरली लोग अफोर्ड नहीं करते, रेगुलर लोग बोलते हैं कि यार इतना महंगा पहनने का क्या जरूरत है। बट उनकी क्रेविंग होती है ना कि आई वांट टू बी स्टाइलिश एज दे आर, आई वांट टू वेयर द आउटफिट्स दे आर, बट मैं यार उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। वो पॉइंट इनिशियल बेसिस पे या एक मिड बेसिस पे भी मैं नहीं लाना चाहती, बिकॉज कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं बट आप चाहते हैं कि अपना बजट भी ना बिगाड़ें, आप अपने लुक्स भी ना बिगाड़ें, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका रेप्लिका पहन लेते हैं या रेप्लिका ढूंढने की कोशिश करते हैं या खुद इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही है कि मैं मास को जिसको अट्रैक्ट करना चाहती हूँ मैं उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी बनूँ, उनके लिए ये बनूँ कि वो ब्रांड स्विच ना करें। ऑफ कोर्स आफ्टर लाइक एस्टैब्लिशिंग द ब्रांड आफ्टर फ्यू इयर्स प्राइसिंग थोड़े बढ़ेंगे, प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस आएंगे, लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलआउट्स चेंज कर सकती हूँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ कि मैं इसके साथ में ये भी नहीं हूँ। बट ज़्यादा वेरिएशंस भी क्या है लोगों के लिए कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ये मेरा नहीं, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव आपका मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ बहुत ऐड करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आई जनरली गो फॉर जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, सो आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ ऑल द बिग ब्रांड्स। ठीक है, भले ही लकॉस्टे हो गया, आपका बॉस हो गया, आपकी और बड़ी टॉमी हिलफिगर हो गया, और भी जो भी ब्रांड्स रेगुलर चल रही हैं। सो आई कीप दैट काइंड ऑफ कलेक्शन। दैट इज आई थिंक कि लोगों ने परसेप्शन इन ब्रांड्स पर परसेप्शन बना लिया है, because they sell at a higher price definitely, and उनके लोगोज और उनकी ब्रांड की वजह से आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हैं मेरे को, या आपका परसेप्शन बन गया उन चीज़ों की तरफ। एट द सेम टाइम आई रिसेंटली आई वेंट टू अजॉर्टे, एंड ये रिलायंस ने ये भी नया ब्रांड लॉन्च किया है, मैं उनके स्टोर पे गया एंड मेरा ये परसेप्शन था कि आई वॉज वेयरिंग, मैं रेगुलरली महंगे कपड़े खरीद रहा था। मैंने मान के चलिए लाख रुपए से ऊपर के तो मैंने टी शर्ट्स और शर्ट्स खरीद डाले होंगे। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ जब मैं अजॉर्टे गया कि वहाँ पे एक प्रो अर्थ करके प्रो अर्थ सीरीज थी उनकी, एंड जैसे आपने बताया इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड लेनिन के बहुत ही बेहतरीन उन्होंने, जैसे अभी मैंने प्रो अर्थ वाला ही लेनिन का करा हुआ, वेरी कंफर्टेबल।
एंड बहुत अच्छी सीरीज निकाली उन्होंने। और प्राइसिंग पॉइंट मुझे लगा कि मेरे ख्याल से 15,000 के अंदर अंदर पूरा 15 से 20,000 में 3-4 कपड़ों का पूरा सेट बन गया। एंड देन आई रियलाइज कि यार 20,000 रुपये का एक शर्ट पहनो और यहाँ पे 20,000 रुपये में एक पूरा आपको अच्छा आउटफिट मिल रहा है, यू लुकिंग गुड। सो डेफिनेटली भले ही जैसे मैं भी जो लोग महंगे कपड़े भी पहन रहे हैं, आई थिंक उनका भी दिमाग में बजट पॉइंट तो रहता ही है, सबके दिमाग में रहता है। सो आप फ्यूचर में क्या करोगे? जैसे आप ऐसा भी करोगे कि आप एक रेगुलर सीरीज तो निकालोगे और उसके साथ डू यू वांट टू टारगेट द एलीट ग्रुप आल्सो कि मैं एक अपनी इसी सेगमेंट या अलग सेगमेंट लॉन्च करूं जिसमें मैं बिल्कुल हाई एंड प्राइसिंग रखूंगी? आई एम प्लानिंग, लाइक अभी लिटरली आई एम सेइंग कि आई एम एक्सप्लोरिंग, ठीक है। एक पॉइंट मैं भी चाहूँगी कि मेरा भी क्लाइंटाइल एलीट हो, मैं आई कैन मेक अ गुड मनी फ्रॉम दैम, मैं वो भी रखूँगी। बट आई वॉन्ट टू स्टे ऑन द ग्राउंड्स कि मैं ना इतना भी ना एलीट ले जाऊँ कि जो मेरे क्लाइंटाइल है या जो मैं खुद का इनिशियल बेसिस पे पर्सपेक्टिव लेके चलती थी कि मैं महंगा तो खरीद सकती हूँ, बट मैं क्यों खरीदूँ जब मेरे पास एक उसका सस्ता मॉडल है मेरे पास, क्यों मैं उस चीज़ के अंदर इतना इन्वेस्ट करूँ, मैं अपना बजट बिगाड़ूँ। तो मैं दोनों चीज़ रखना पसंद करूँगी कि मैं एलीट को भी टारगेट करूँ, बट जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है मैं उसको डिसअपॉइंट ना करूँ। उनको डिसअपॉइंट करना वुड बी लाइक कि मेरा एक बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट नीचे गिरना, तो मैं वो नहीं चाहती कि वो हो। क्योंकि मैं खुद भी ऐसा होता है ना कि कहीं पर वी आर वेयरिंग लाइक अब आई एम जस्ट वेयरिंग 11,000 परफ्यूम, मैं वो पहन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं आके मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपना बजट बिगाड़ के या मैं हर बार 11,000 का परफ्यूम लूँ। सही बात, वही that is true and for that thing ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े महंगे हैं तो ही अच्छे हैं। तो ही अच्छे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गिव क्वालिटी ना, आप अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल बरकरार रहिए, आपकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी, आपका वर्क चेंज नहीं होगा ज़्यादा, आपको उससे कोई क्लाइंट को परेशानी नहीं हो रही है, तो क्लाइंट क्यों आपके ब्रांड को छोड़ के जाएगा? इफ़ अगर उसको कंफर्टेबल कैजुअल वेयर लेना है या फॉर्मल वेयर लेना है तो आप ही के पास आएगा। अगर आप ही ने उसी के कंफर्ट को इतना महंगा कर दिया है कि वो अपने कंफर्ट में ही नहीं आ पा रहा है, तो आपके ब्रांड से तो वो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट माई पॉइंट कि मैं अपने क्लाइंट्स को वापस घर भेजूँ, नहीं, वो आई कांट डू दैट। ग्रेट, बहुत अच्छे टॉपिक पे हमने डिस्कशन करा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये कॉन्वर्सेशन। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि फैशन डिजाइनर्स जो है वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। जो मेरा अभी तक जितने सवाल मैंने इनसे पूछा है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं सारे के सारे। इनसे रोज मुझे कुछ नया का नया सीखने को मिल रहा है। हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम आपके पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, हम 100 और लोगों के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं और हम हमारा उसमें आउटपुट दे रहे हैं। सोचिए हमको एक मोमेंट पे कितना सोचना पड़ता है और कितने ही मेल्टडाउन्स के बाद में मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर मैं आज ये बोल रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो इट्स अ वेरी बिग डील कि मैं आज 100 लोगों के डिसअपॉइंटमेंट भी सुन सकती हूँ और 100 लोगों के अच्छे वर्ड्स भी सुन सकती हूँ। आई हैव टू बी दैट, मेरे को हमेशा उस चीज़ के लिए ओपन रहना है कि कोई मुझे बोले कि यार ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और उसी मुझे थर्ड पर्सन आके बोलेगा कि यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मुझे दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी सीखनी पड़ेगी उस चीज़ के अंदर। एंड व्हाट डू यू थिंक, फैशन इंडस्ट्री इज अ गुड फील्ड? इट इज़ अ गुड फील्ड, काम कर सकते हैं लोग इसके अंदर? इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। इफ़ यू आर अ वेरी पेशेंस पर्सन, आप बहुत चीज़ों को लेके काम है, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि फैशन फील्ड में ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है और एट दिस पॉइंट इतने सारे कंपटीशन है। आप इंस्टाग्राम के अंदर डेली में आप 100 ब्रांड्स ऐसे देख लेते होंगे जिन्होंने नया ओपन करा है और कुछ वो अपना सेल आउट कर दिया। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, ब्रेकडाउन बहुत होते हैं, आगे फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। इफ़ यू आर वेरी काम पेशेंस पर्सन तो आप तभी उस फील्ड को चूज़ करें। क्योंकि मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि आई लॉस्ट माई पेशेंस इन एवरीथिंग कि लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वो सब जने कर रहे हैं, फिर मेरा स्टैंड आउट कैसे करें? आई हैड सेल्फ डाउट, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आए, बट फिर वही फैमिली सपोर्ट, उनके हेल्प से, उनके मोटिवेशन से, सबसे मैं आज निकल के आज मैं धीरे धीरे अपना थॉट अप्लाई करके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से अपने ब्रांड को निकाल रही हूँ। आज मैं अपने ब्रांड का नाम सोचने में मुझे इतना टाइम लग गया
कि लोग उसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, उससे ये निकाल पाएंगे कि हाँ ये तो कुछ कपड़े अच्छा कुछ बना रहा होगा। वो भी बहुत पर्सपेक्टिव्स रखने पड़ते हैं। आपका ब्रांड नेम भी बहुत मैटर करता है कि आपके क्लाइंट्स के लिए, कि वो आपके ब्रांड नेम को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो आपके माउंट पे स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ओके आयुषी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा ये, एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ ये डिस्कशन करके। एंड मैंने डिसाइड करा है कि हम एक पॉडकास्ट और करेंगे आपके साथ जब आपकी ब्रांड लॉन्च हो चुकी होगी, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहेंगे। सो ये तो सीरीज चलती रहेगी हमारी, और इसी सीरीज के अंदर आगे इनवाइट हो गए हैं। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके थॉट प्रोसेस को समझ के, आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, एंड जो कॉन्स्टेंटली आपने दिखाया ना, एक चीज़ आपने जो प्रूव करी है वो ये है, जो आपके इस ओवरऑल पॉडकास्ट से आज का निष्कर्ष निकालता हूँ, वो है नेवर गिव अप। चलते जाओ। नेवर लीव, लाइक फैमिली का हाथ कभी मत छोड़ना, कि बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत याद रखिएगा। बिल्कुल सही बात है। एंड ऑन दैट नोट ऑफ नॉट गिविंग अप, we will conclude this particular podcast, and this was Ayushi Mathur with you, and had a great time with her, and my best wishes कि आपका ये नया वेंचर है ये बहुत सक्सेसफुल हो, और नेक्स्ट टाइम हम जब मिले तो हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जब हम ये पॉडकास्ट को एडिट कर रहे हैं, जब आपको शेयर करेंगे, आपके जो भी आपने नए आउटफिट्स जो भी आपने तैयार करे हैं, प्लीज़ आप हमारे को उनके कुछ स्नैप्स या कुछ भेजिएगा। हम लोग डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे विल प्रमोट इट। एंड गाइस, जैसे ही वर्ल्डली वीव्स लॉन्च होता है तो हमारे स्टूडेंट का है प्लीज़ इनको प्रमोट करना, सारे बच्चे जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के वो भी खरीदना। और ये अच्छा, एक तो मैं पूछना ही भूल गया, मेन चीज़ पॉडकास्ट खत्म कर रहा है, ये सेगमेंट मेल एंड फीमेल दोनों के लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर मैं भी करने वाला हूँ। So I launched ना, मेरे फर्स्ट गारमेंट ही मेरे भांजे आपके भांजे के लिए बनाया, and second jacket for my father for his retirement purpose. So this is great यार। तो मतलब मैं भी वर्ल्डली वीव्स पहनने वाला हूँ। For sure. So we will promote worldly weaves, and on that note, thank you so much for joining us. So this is another episode of सोच से मंजिल तक, and we'll meet you in another episode. Thank you.